चुनावी बयार चल रही है, तो शुरुआत करेंगे उपचुनाव की खबर के साथ, जहां चुनावी मौसम में नेता जनता के बीच में वोट मांगने के लिए अलग अलग अंदाज में पहुंचते हैं। और इसी बीच दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई के लिए जनता के बीच वोटों की भीख मांगते नजर आए हैं। अब उनका एक कार्यक्रम कांग्रेस के लिए बयानबाजी का जरिया बन गया है। रिपोर्ट देखिए। जो सरकार में है कुछ देने की हैसियत रखते हैं। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, भाग्य विधाता मतदाता ही होता है। सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को लगा। आज हर मतदाता के दरवाजे पर भीख मांगने निकला हूँ। वो गली गली में घूम रहे हैं तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना। तो कमल का फूल जीतेगा। चुनावी मौसम में नेताओं की ऐसी बयानबाजी लाजमी है, लेकिन दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये अंदाज बिल्कुल अनोखा है। अपने भाई के लिए जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा एक हाथ में कमंडल लिए थे, तो दूसरी तरफ सीने पर भिक्षाम देही कार्यक्रम का बैनर लगा रखा था। अब डॉक्टर किरोड़ी के भिक्षाम देही कार्यक्रम पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मैं यहां की जनता को सैल्यूट करता हूं, जिसने एक मंत्री को इस हालत में ला दिया। जो सरकार में है कुछ देने की हैसियत रखते हैं, जिनके पास सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को लगा। आपको मान लिया, आपको सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब तो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में 700 सीटों में जाने चाहिए, वो गली गली में घूम रहे हैं तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर चुटकी लेने वाले गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 700 सीटों पर जीत का दावा किया। मुरारी लाल मीणा की तारीफ करते हुए डोटासरा ने कहा कि वे चाहते तो अपने परिवार के लिए टिकट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया। ये चुनाव डीसी बैरवा नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव मुरारी लाल मीणा आपका एमपी आपका नहीं। गौरतलब है कि दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का मुकाबला बीजेपी के जगमोहन मीणा से होगा, और जगमोहन मीणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। ऐसे में वे अपने भाई की जीत के लिए दौसा में जमकर पसीना बहा रहे हैं, जनता से अलग अंदाज में वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में चुनावी रंगत चरम पर नजर आ रही है। कांग्रेस से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में अमित ओला मैदान में हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा भी इस बार झुंझुनू सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस सीट पर ओला परिवार का दबदबा रहा है। उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर ओला परिवार पर दांव खेला, तो जाट बाहुल्य वाली झुंझुनू सीट पर बीजेपी कांग्रेस ने जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम और दलित मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक राजपूतों में भी सेंधमारी करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक दलित और मुस्लिम के बिखराव को हर हाल में रोकना चाहती है। झुंझुनू में भाजपा के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करते तमाम बड़े नेता देखे जा सकते हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट पर दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ ओला परिवार के सामने अपनी विरासत को बचाना चुनौती है, तो वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की साख भी दांव पर है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान पे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने ओला परिवार के अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है। झुंझुनू सीट कांग्रेस का गढ़ रही है और भाजपा महज 2 बार ही इस कांग्रेस के अभेद किले को भेद पाई है। यहाँ से शीशराम ओला 3 बार विधायक चुने गए हैं, तो वही 4 बार बजेंद्र ओला विधायक चुने गए हैं।
विजेंद्र ओला के सांसद चुने जाने के बाद कांग्रेस ने उनके पुत्र अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं राजेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय मैदान में है। राजेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपने परंपरागत दलित और मुस्लिम वोट बैंक को बचाना चुनौती है। अब आने वाला 23 नवंबर इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा का फैसला करेगा। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो चलिए अब बात करेंगे 84 विधानसभा सीट की, जहां पर उपचुनाव वैसे तो त्रिकोणीय है, लेकिन यहां पर खास बात यह है कि ये सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इस पर 70% मतदाता एसटी वर्ग से आते हैं और ऐसे में राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि उपचुनाव में एसटी वोटर जिस पर विश्वास जताएंगे, जीत का ताज उसी के सिर पर सजेगा। रिपोर्ट देखिए। चौरासी के चुनाव रण में कौन बनेगा शहंशाह? एसटी वोटर करेंगे दिग्गजों की किस्मत का फैसला। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी? साल 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव 84 की जंग में राजकुमार रौत कांग्रेस और बीजेपी पर भारी रहे। उनके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर निर्णायक भी भूमिका में रहने वाली एसटी वोटर जिस पर विश्वास करेगा वो ही सिकंदर साबित होगा। 84 विधानसभा सीट पर करीब 70% मतदाता हैं। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा पड़ोसी गुजरात राज्य से सटी हुई है। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 70% एसटी, 10% ओबीसी, 20% जनरल और अल्पसंख्यक और एससी वोटर्स हैं। अब तक इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 3 बार बीजेपी जीती, 1 बार एक जेएनपी की जीत दर्ज की। लेकिन पिछली बार ये सीट राजकुमार रौत के कब्जे में रही। 2018 में बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने। दूसरी बार 69,000 के बड़े अंतर से राजकुमार रौत जीते। इससे पहले कभी किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत आदिवासी पार्टी की रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं इस सीट पर कब किस पार्टी का विधायक रहा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें लेके जा रही है। प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि योजना, पानी के लिए योजना बनाई थी, अशोक गहलोत को पैसे भी दे दिए, लेकिन उसका काम नहीं किया। अब उस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये सारे काम लेकर हम जा रहे हैं और जितने भी काम है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। भैया साल 1967 में रतनलाल पार्टी कांग्रेस, 1972 में रमेश चंद्र कांग्रेस पार्टी से रहे विधायक, 1977 में जेएनपी से हीरालाल रहे विधायक, 1980 में कांग्रेस से गोविंद आमलिया रहे विधायक, 1985 में कांग्रेस से शंकर लाल आहारी, 1990 में भाजपा के जीव राम कटारा, 1998 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2003 में भाजपा के सुशील कटारा, 2008 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2013 में भाजपा के सुशील कटारा, 2018 में बीटीपी के राजकुमार रौत और 2023 में राजकुमार रौत बीएपी से विधायक रहे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों के वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले भारत आदिवासी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2018 में बीटीपी से चुनाव लड़ने वाले राजकुमार रौत को 38.22% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 30.41% वोट मिले थे। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बीएपी से चुनाव लड़े राजकुमार रौत को 53.92% वोट मिले, जो कि पिछली बार से 15.07% ज्यादा है।
उसके पीछे का प्रमुख कारण एसटी वोटर्स रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 84 विधानसभा क्षेत्र का एसटी वोटर अब कांग्रेस और भाजपा से छिटककर आदिवासी समाज के नाम से चुनावी मैदान में आई बीएपी के प्रति ज्यादा विश्वास जता रही है। खाली एसटी वोटर की बात नहीं है, 84 की जनता ने अपार प्यार मोहब्बत दिया इस पार्टी को और अधिकतम वोटों से जीता है। राजस्थान में परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे और काउंटिंग के आंकड़े के मामले में हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो जनता कहीं न कहीं मात्र एससी नहीं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सभी लोगों ने हमको मतदान करके वहां मजबूत किया। और इस चुनाव के अंदर भी हमें मालूम है कि अधिकतम मतदान बीएपी के पक्ष में ये लोग करेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम बहुमत देंगे। बहरहाल 84 विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौसर पिस चुकी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में एसटी वोटर्स इस पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए जीत का ताज पहनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। तो वहीं रामगढ़ उपचुनाव में शुक्रवार को बड़ौदा में पहुंचे पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डोटासरा ने आर्यन जुबेर खान को जिताने की लोगों से अपील की। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही डोटासरा ने गमछे को मंच पर अपने चिर परिचित अंदाज में लहराते हुए डांस किया, जिस पर लोगों ने खूब हूटिंग की। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार में दिल्ली से पर्ची आती है, मुख्यमंत्री तो केवल कांग्रेस को गाली निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कम मत समझना। पहले कईयों ने कम आंक लिया था, हरियाणा में कुछ भी हो गया हो उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब इनका अहंकार चरम पर है। ये ईडी सीबीआई सब रुक जाएगी, अब आगे तो इनको जेल जाने का नंबर जाएगा। और इस दौरान जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली, संजना जाटव भी मौजूद रहे। तो अलवर के बड़ौदा में की ये तस्वीर, जहां मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा का चिर परिचित अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला। और इसी अंदाज के जरिए लोगों को कांग्रेस को जिताने की अपील करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए। मंच पर भंवर जितेंद्र सिंह के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस के अन्य नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्यादा वोटों से ये सातों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आर्यन जुबेर के रूप में राजस्थान की विधानसभा में यहां से जीत करके जा रही है। अभी जूली साहब ने कहा, बहुत अच्छी बातें बताई। भंवर साहब तो पूरे देश में सब जगह उनको जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में अपना समय देते हैं। मैं समझता हूं कि बातें बहुत होती रहेंगी। मैं तो आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये जो सरकार बन गई उसके बाद में आप बताइए, किसान की कोई समृद्धि में, किसान की कोई उसकी आमदनी में कोई बढ़ावा हुआ हो, किसान के लिए कोई योजना लेकर के आए हों, किसान की कोई दुख तकलीफ को इन्होंने पूरा किया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। और इधर दौसा के दंगल में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सेंथल में अनूठा अंदाज देखने को मिला है। डॉक्टर किरोड़ी का बैलगाड़ी पर रोड शो यहां पर निकाला गया और ये अनूठा अंदाज लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना। इस अनूठे प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगे। और इस दौरान किरोड़ी ने कहा कि नंदी पर भगवान श्री कृष्ण भी सवार हुए थे, मैं भी नंदी पर सवार हुआ। और प्रचार के दौरान किरोड़ी मीणा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। में अनूठा अंदाज देखने को मिल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा आज बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रचार कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हो दौसा की। ये दौसा के चुनावी रंग में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ किरोड़ीलाल मीणा है। सर, किस तरह का चुनाव प्रचार में कैसा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? आज वोट क्या कर रहे हो? देख लो, पूरी युवा शक्ति, पूरा सेंथल, और हम घर घर पे दस्तक दे रहे हैं। सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कमल के फूल में बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। हाथ जोड़ के कहना है, पायलट साहब ने यहाँ ट्रैक्टर चलाया था, आप बैलगाड़ी पर सवार हो रहे हो। बैलगाड़ी तो हमारा पुराना ये जुगाड़ है। बैल तो भगवान कृष्ण ने भी चराए थे, तो कृष्ण वंशीवारे की जय। आज डोटासरा ये कह के गए हैं
भिक्षाम देही वाले को आराम देही करा दो, डोटासरा ये कह के गए दौसा में। आरामदेही भिक्षाम देही वाले को आराम देही करा दो, डोटासरा। जीतने के बाद तो आराम ही करते हैं। ये थे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिनका आज अनूठा अंदाज देखने को मिल रहा है और दौसा में ये बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रचार कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बबाई के पास क्रेशर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों का आतंक यहां शेखावाटी में चरम पर नजर आ रहा है। और इसी बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की, बबाई के पास क्रेशर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। लूट के इरादे से पारस क्रेशर पर फायरिंग करने की जानकारी मिल रही है। काउंटर में कैश नहीं मिलने पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की और इसी दौरान सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं। 4 से 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बबाई पुलिस ने मौके पर से गोली के खोल भी बरामद किए हैं। आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए पुलिस नाकाबंदी कर रही है। जगह जगह इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। बदमाश मौके से भाग छूटे। बहरहाल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें झुंझुनू की, जहां पर बदमाशों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। कैश नहीं मिलने पर इन बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। मुंह बांध करके बदमाश यहां पर आए थे, फायर किए और पुलिस ने मौके से बंदूक के कारतूस के खाली खोखे भी बरामद कर लिए हैं। बहरहाल पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। तो वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक तरफ वे सनातन बोर्ड की मांग करते दिखाई दिए तो दूसरी तरफ राजनेताओं पर भी तंज कसते धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ नेता अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट देखिए। सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, या तो वक्त बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का बदल। राजनेताओं पर धीरेन्द्र शास्त्री का तंज, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से ऐतराज, धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ राजनेताओं को फायदे के लिए धर्म के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि राजनीति से धर्म नहीं चलता बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने फायदे के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने वालों के तौर तरीकों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले शख्स नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो। इससे पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर यूपी के उन्नाव में सनातन यात्रा के दौरान सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है,
जिसमें मौजूद होने वाले धर्माचार्य सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सीबीएसई ने राजस्थान में भी किन स्कूलों की मान्यता को रद्द किया है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली में 21 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है। इनमें राजस्थान के 5 नामी स्कूल शामिल हैं, जिनमें कोचिंग सिटी कोटा के 3, सीकर के 2 स्कूल शामिल हैं, जिसमें सीकर का चर्चित प्रिंस स्कूल भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला। राजस्थान के 5 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द। औचक निरीक्षण में मिली थी कई खामियां। औचक निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। सीबीएसई ने पाया कि स्कूल में डमी एडमिशन लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की फर्जी अटेंडेंस भी लगाई जा रही थी। सीबीएसई ने जहां 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की, वहीं 6 स्कूलों की मान्यता 12वीं से घटाकर 10वीं तक कर दी। प्रदेश में जिन 5 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा, शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल कोटा, विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर, प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर का नाम शामिल है। राजस्थान के 5 नामी स्कूलों की सीबीएसई ने मान्यता को रद्द कर दिया है। सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक पूरे देश भर के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, जिनमें राजस्थान के 5 स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा 6 स्कूलों की रैंकिंग को डाउन किया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई के द्वारा हाल ही के दिनों में इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया था, जहां पर पंजीकरण संख्या रिकॉर्ड संख्या के मुताबिक क्लासरूम में छात्र नहीं मिले, यानी कि डमी छात्रों को क्लास में पढ़ाया जा रहा था और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम इन स्कूलों के द्वारा किया जा रहा था। सीबीएसई ने सितंबर में राजस्थान और दिल्ली के स्कूलों में किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद ये फैसला लिया, जिसमें कई खामियां पाई गई थी। बोर्ड के मुताबिक कई स्कूलों में क्लास 9 से 12वीं तक बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। बोर्ड ने डमी स्कूलों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें 30 दिन के अंदर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया। इस दौरान स्कूल की तरफ से जो जवाब आए, उनकी अच्छे से जांच की गई। इसके बाद ही सरप्राइज इंस्पेक्शन के डेटा और वीडियोग्राफी सबूत के आधार पर 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई और 6 स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया। ये पहली बार नहीं है कि सीबीएसई ने स्कूलों की मान्यता खत्म की हो। इससे पहले 22 मार्च 2024 को सीबीएसई ने 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की थी। इनमें से दिल्ली के 5, उत्तर प्रदेश के 3, केरल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2-2 स्कूल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश का 1-1 स्कूल शामिल था। इसके अलावा 3 स्कूलों का एफिलिएशन घटाया गया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में सीबीएसई ने राजस्थान के 5 स्कूल, जिसमें कोटा के 3 और सीकर के 2 स्कूल शामिल हैं, इनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई की ओर से आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई इन स्कूलों के खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि जो छात्र क्लासरूम में मौजूद नहीं थे, उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में बाकायदा लगाई जा रही थी। ऐसे में इसे पूरे षड्यंत्र को कोचिंग माफिया से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के आमतौर पर डमी एडमिशन जो है वो इन स्कूलों के अंदर किए जाते हैं। इस तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन सीबीएसई की जांच में इस बात को और पुख्ता करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सूत्रों की माने तो कोचिंग करने वाले बच्चे ऐसे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं जहां अटेंडेंस की जरूरत नहीं होती। बच्चे स्कूल न जाकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सेंटर खोले हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। लाखों बच्चे यहाँ नीट और जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। डमी स्कूलों और कोचिंग का सिंडिकेट सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में है। कोटा के बाद जयपुर दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद सीकर और अजमेर भी बड़े गढ़ हैं। इन सभी जगहों पर कोचिंग के लिए आने वाले ज्यादातर बच्चों को कोचिंग वाले डमी स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह देते हैं।
कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। इधर स्कूल बिना अटेंडेंस वाले एडमिशन पर भी मोटी फीस वसूलते हैं। फिलहाल सीबीएसई ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से नजदीक के सीकर और कोटा, जिसे एजुकेशन हब कहते हैं, वहां के कुल मिलाकर के 5 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है और कई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल अब सीबीएसई की रडार पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तुम्हारो राज्य 370 पर कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करें कि वो धारा 370 के हटाने के पक्ष में है या नहीं। राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिले हुए हैं। ये विदेश जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई, उसके अंदर इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र यह कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मुख्यमंत्री भजनलाल के धर्मांतरण पर कानून लाने वाले बयान को फिर से दोहराया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मान और सम्मान करते हैं, लेकिन किसी धर्मावली को या किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है वो कोई प्रलोभन देकर या ऐसा गलत आवरण पैदा कर, प्रभावित कर, झूठे शब्दबाज दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करे या धर्म परिवर्तन करवावे, ये कतई स्वीकार नहीं है। विशेषकर मेरे आदिवासी क्षेत्र में कुछ कम पढ़े लिखे मेरे भाई बहनों को या अन्य तरीके से प्रलोभन देकर कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो धर्मांतर के नाम से बलगलाते हैं, नौकरी का सब्जबाग दिखाते हैं। उन सब को रोकने के लिए सरकार कृत संकल्प है और अगर सरकार को महसूस होगा, आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा सख्त कानून लाने से भी सरकार परहेज नहीं करेगी। धन्यवाद। वहीं सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका लगा है। बाड़ी डिस्कॉम एएन हर्षाधिपति से मारपीट के मामले में गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2 सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। मामले में पूर्व विधायक जमानत पर चल रहे थे। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने मलिंगा की विशेष अनुमति याचिका को लंबित रखा। उनके सरेंडर करने के 4 हफ्ते बाद आगे की सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 को एएन हर्षाधिपति के साथ उन्होंने मारपीट की थी, इस तरह के आरोप लगे उन पर। वहीं बीजेपी के टिकट पर 2023 में विधानसभा का चुनाव भी मलिंगा ने लड़ा था। MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आज पूर्व विधायक गिरिराज जी मलिंगा की पिटीशन पे सुनवाई करते हुए उन्हें 2 वीक के अंदर सरेंडर करने के आदेश देते हुए 4 वीक में दोबारा इस मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विधिवत रूप से इस मामले की सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सकारात्मक। तो कोटा में राशन डीलर के द्वारा घटिया क्वालिटी का गेहूं बांटने और कम गेहूं की शिकायत को लेकर एक महिला जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला कलेक्टर से मुलाकात की। महिला ने राशन डीलर पर आरोप लगाया कि रंगबाड़ी में हरिओम नगर बस्ती में रहने वाले लोगों को राशन डीलर घटिया क्वालिटी का गेहूं दे रहा है, जिसमें मरे हुए चूहे निकल रहे हैं। साथ ही इस महिला ने आरोप लगाया कि जिला रसद विभाग में भी शिकायत की इसने, इसके बावजूद राशन डीलर के खिलाफ जिला रसद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
ऐसे में उसे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो वो अतरो परेशान करे जे नंबर आ जाओ जब भी खलाना परसुआना हेमराज मीणो गाँव ये दुकान यहाँ से रंगबाड़ी पुलिस चौकी के पास। हाँ, राशन की दुकान हेमराज बांटे थे। अभी कब गए थे आप? खली लाई चू गाँव। कितने किलो गेहूं लाए? 25 किलो गेहूं लाई। जिम्मे ये निकाले करने की सड़ा करेंगा जिम्मे ये मरे उंदरो खड़े कचरो खड़ी। फिर मैं शाम की 6 बजे मैंने फोटो डालिया। मैंने कि व्हाट्सएप पर देख लो, नहीं देखिया उन्हें। फिर पवन मीणा जी का डालिया व्हाट्सएप पर, मैंने देखिया कहाँ भाभी जी कचरों से। फिर बाद में मैंने सुबह से लगा, शाम की 6 बजे से लगा और सुबह 9-10 बजे था मैंने फोन करे, पर उन्हें फोन न उठायो। फिर वो समा फोन गया हुआ ना, जब जा उन्हें फोन उठायो मारो कहीं यहाँ ले आओ गाँव का। फिर मैं बदल दूंगा, अब टूटा पाँव से वहाँ गोल जाऊँ यहाँ बगान बस में बैठ गया ना जी के बाद उन्हें की लगातार का इसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आज जरूर आई थी एक महिला जिसको हमने कह दिया था कि आप मॉर्निंग में जाके, सुबह मॉर्निंग में जाके गेहूं दूसरा ले लेना। वो कह रहे हैं सर कि वो ऐसा कह रहे हैं कि उनके गेहूं के अंदर चूहे वगैरह हैं। तो चूहे वगैरह तो हो सकता है कोई बोरी वगैरह में दब के आ गए, वो कोई इशू नहीं। लेकिन हमने ये कहा कि हम करवा देंगे इसका सोल्यूशन, लेकिन वो तो यहाँ पर फाइनली ये कह रही कि मैं कलेक्टर साहब ही जाएंगी तो कैसे रोका जाएगा। डस्ट वगैरह थी उसके अंदर, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन हमने उसको कह दिया ना कि हम आपका चेंज करवा देंगे ना। चेंज नहीं होगा, इस तरह की तो डीएसओ साहब से मालूम करना पड़ेगा, इसकी जांच भी की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों बाघों की मौत और उनके लापता होने को लेकर चर्चाओं में है। T86 की मौत के बाद अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 25 बाघों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन टाइगर रिजर्व के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 सप्ताह के अंदर इनमें से 11 टाइगर फिर से लौट आए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CCF अनूप आर का यह कहना है कि टाइगर रिजर्व से फिलहाल सिर्फ 14 टाइगर लापता है, जिनकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से 11 टाइगर्स तो ऐसे थे जो 1 साल से ज़्यादा मिसिंग थे, और 14 टाइगर्स ऐसे थे जो कि 1 साल से कम, वो भी 6 महीने से कम की अवधि में हमको दिखे थे। मानसून में ऐसा होता है कि टाइगर्स जो हैं वो दूसरे एरियाज़ में ऊपर चले जाते हैं पानी की वजह से, और वो कैमरा ट्रैप में नहीं पकड़े जाते हैं। फिर 5/11 को जो रिपोर्ट हमारे पास आई शाम को, तो उस रिपोर्ट में उन 14 में से 10 टाइगर्स के हमको पुख्ता साक्ष्य जो है वो मिल गए, और जो बचे हुए 4 टाइगर्स हैं हमें उम्मीद है कि जल्दी ही उनके भी पुख्ता साक्ष्य कहीं ना कहीं कैमरा ट्रैप में आ जाएंगे। आपको पता है कि कैमरा ट्रैप में जो है वो डेट, टाइम और लोकेशन सब कुछ होती है, तो हमें पता होता है, पर हम वो डिस्क्लोज़ नहीं करते फॉर द सेफ्टी ऑफ द टाइगर्स। 97वां जन्मदिन है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आम लोगों और पदाधिकारियों की तरफ से उन्हें बधाई दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालकृष्ण आडवाणी को घर पर पहुंच करके बधाई और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो पीएम मोदी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर भारत रत्न और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। तो चलिए इसे